me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. तो ये एपिसोड स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये जो वीडियो होने वाला है ये किसी भी टाइम से ड्रैगन बॉल से रिलेटेड नहीं होने वाला है। ये जो स्टोरी है वो ड्रैगन बॉल की बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ऐसे कैरेक्टर्स तुम्हें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। पर हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे दिल से। बीच में ही इस एपिसोड को बिल्कुल भी हेट मत करना। अगर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और तुम्हें ये एपिसोड पसंद नहीं आता तो फिर तुम नीचे कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी को परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसे खुद मैंने भी नहीं बनाया है। और ये है इस स्टोरी का ट्रू क्रिएटर। ये जो क्रिएटर है ये काफ़ी लंबे टाइम से मुझे फॉलो कर रहा है। तुम ये कह सकते हो कि मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में भी ये मेरे साथ था। जब मेरे 200 सब्सक्राइबर्स थे, ये उन्हीं 200 सब्सक्राइबर में से एक है। तो मेरी कहानी काफ़ी ज़्यादा अलग है। मुझे नॉलेज को अचीव करना था, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं जानना चाहता था। ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थे। मैं अपने क्वेश्चंस के बारे में कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से सोच रहा था। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और मैं एक सफ़र पर निकल गया। इस सफ़र में मैंने सबसे एंशिएंट 3 सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर किया। इंडियन सिविलाइजेशन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन और जो एक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये तीनों ही सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी बट काफ़ी ज़्यादा एडवांस। इनके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। मेरी जर्नी में मेरी मुलाकात काफ़ी सारे लोगों से हुई जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी थे, पर फिर भी उनका ज्ञान भी यहाँ पर काफ़ी नहीं था। मेरे प्रश्न का जवाब वो भी नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पर मेरे प्रश्न मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। मेरे माइंड के जो क्वेश्चन थे वो मुझे कभी जीने ही नहीं देंगे। मेरे दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें आ रही थी, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे। और इस एक रीज़न की वजह से मैं जर्नी पर निकला था। मैंने पूरी की पूरी दुनिया को देख लिया और पूरी की पूरी दुनिया को घूमने के बाद भी मुझे मेरे सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिला। तो मैंने आपको अभी के लिए मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर मैंने अभी तक आपको मेरा नाम नहीं बताया। ओके, तो आप मुझे अभी के लिए अनोन नाम से बुला सकते हो। जब मैं अपनी जर्नी के दौरान था तब मैं एक बार ट्रैवल करते समय इंडिया गया था और इंडिया में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। उसका नाम मैक्स था। जब मैंने उससे बात करी तो फिर उसने डिस्कशन करते समय मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उसने मुझसे कहा कि तुम पूरी दुनिया घूम चुके हो, तुमने वर्ल्ड का पूरा नॉलेज अपने पास कर लिया है, पर फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिले, तो फिर तुम्हें अभी अर्थ के बाहर जाकर ढूंढना चाहिए। हो सकता है तुम्हें अर्थ के बाहर कोई नई सिविलाइजेशन मिल जाए जो काफ़ी हद तक ह्यूमन सिविलाइजेशन से मेल खाती हो। असल में मैं एक साइंस अकेडमी में पढ़ा करता था। तब मैं एक स्टूडेंट था। मैं अपने साइंस अकेडमी में एक दिन गया और तब मैंने ये रियलाइज़ करा कि अगर मुझे वाकई में अपने नॉलेज को अचीव करना है तो फिर मुझे कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। सीधा रास्ता कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने साइंस अकेडमी में काफ़ी सारी चीज़ें चोरी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अकेडमी में चोरियाँ स्टार्ट हुई वैसे ही हर किसी को एक दूसरे के ऊपर शक होने लग गया। सर टीचर्स ने सारे ही स्टूडेंट से पूछताछ करी और उनके अंदर मैं शामिल नहीं था, क्योंकि मैं अपनी क्लास का 2 साल से टॉपर रह चुका हूँ। इस एक रीज़न की वजह से मुझसे पूछताछ नहीं की गई। पर हाँ, मुझे इस टाइम पर लगाया गया सारी चीज़ों की निगरानी में कि सारी ही चीज़ें अब मुझे देखनी है और मुझे चोर को पकड़ना है। इन्हें ये नहीं पता था कि चोर मैं ही हूँ, पर अब मेरे पास सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई थी और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं एक सस्ती स्पेसशिप बना ही सकता हूँ। एक नॉर्मल सा दिन था। उस दिन हमारे प्रिंसिपल ने, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्कॉलर था, उसे हमारे स्कूल में बच्चों को दिखाने के लिए बुलाया गया था। इस कैरेक्टर को सारी ही चीज़ों का नॉलेज था, सारे बुक्स का जो इंडिया में थे। और तब ये जो कैरेक्टर है, जैसे ही ये क्लासरूम में एंटर करता है, वो सबसे पहले मुझे देखता है। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें कहीं भी तो देखा है। इसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर मैं हूँ कौन, पर हाँ, मैं इसे काफ़ी अच्छे से जान चुका था कि आखिर ये है कौन। मैं इससे पास्ट में एक बार ही मिल चुका हूँ। फिर वो स्कॉलर कहता है, देखो
मैं इसे बाद में डील करूँगा। पर हाँ, सबसे पहले एक काफ़ी बड़ा क्लासरूम चाहिए जहाँ पर मैं सेक्शन 12 के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ सिखा सकूँ। और हमारे प्रिंसिपल ऐसा ही करते हैं, वो उस स्कॉलर के लिए एक काफ़ी बड़े रूम को पूरी तरीके से अपॉइंट करते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे बेंचेस लगाते हैं ताकि सारे स्टूडेंट बैठकर उनसे ट्यूशन ले पाए। इस पॉइंट पर वो स्कॉलर सबके सामने किसी टीचर की तरह खड़ा हो जाता है। जितने भी सेक्शन 12 के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एक रूम में इकट्ठा किया जाता है और उन स्टूडेंट के साथ बाकायदा प्रिंसिपल भी इस टाइम पर बैठ जाता है ताकि जो वो स्कॉलर है वो उस स्कॉलर की बातें काफ़ी अच्छे से सुन सके। इस पॉइंट पर वो जो स्कॉलर है वो सारे ही स्टूडेंट से बोलता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे हर एक डाउट का आंसर काफ़ी अच्छे से देने का ट्राई करूँगा। यहाँ पर सारे स्टूडेंट उस स्कॉलर से काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं और काफ़ी सारे सवालों का जवाब वो काफ़ी आसानी से दे देता है। कुछ सवालों में वो थोड़ा सा अटकता है पर उस सवाल का जवाब उन स्टूडेंट को मिल ही जाता है। और इस पॉइंट पर जो स्कॉलर है उसकी नज़र एकदम से अननोन कैरेक्टर के ऊपर थम सी जाती है जो इस स्टोरी लाइन का मेन कैरेक्टर भी है। फिर उसकी नज़र जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। इस टाइम पर वो हमारे मेन कैरेक्टर को सीधा खड़ा रहने को कहता है। मेन कैरेक्टर इस पॉइंट पर खड़ा हो जाता है और वो उस स्कॉलर की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पर वो जो स्कॉलर है वो अपने मेन कैरेक्टर को देखते ही पहचान जाता है कि ये कैरेक्टर मुझसे काफ़ी लंबे टाइम पहले आकर मिल चुका है और इसने मुझसे कुछ सवाल भी किए थे और उन सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाया था। और हाँ, ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी हद तक किसी एक थियोरी के ऊपर भी काम कर रहा था। यहाँ पर जो स्कॉलर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से सवाल करता है, क्या तुम्हारी 4 डायमेंशनल थियोरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई? क्या तुमने उस थियोरी के ऊपर काम कर लिया? इस पॉइंट पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एकदम से उस स्कॉलर की तरफ देखता है, एक गहरी सांस लेता है और कहता है, वैसे हाँ, मेरी थियोरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर उस स्कॉलर से कहता है, तो मेरी जो थियोरी है वो कुछ इतनी खास नहीं है, किसी को भी उस थियोरी में कुछ भी असलियत नहीं दिखती। यहाँ पर जो स्कॉलर है वो मेन कैरेक्टर को अपने पास आने को कहता है और कहता है, ये जो लड़का है इससे मैं काफ़ी लंबे टाइम पहले मिला था। इसने मुझसे कुछ सवाल किए थे, उन सवाल के जवाब मेरे पास भी नहीं थे और तब से लेकर आज तक ये लड़का उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तुम जानते हो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट जैसे काफ़ी सारे एशियन जगहों पर जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को वो ऑब्टेन कर चुका है। इस पॉइंट पर जो उनका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल एकदम से उठता है और स्कॉलर से कहता है, आपके बाजू में जो लड़का खड़ा है वो असल में हमारे स्कूल का एक टॉपर स्टूडेंट है। उसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे से आते हैं और वो हर एक थियोरी को काफ़ी आसानी से समझ लेता है और कई बार उसने तो बड़े बड़े साइंटिस्ट की थियोरी को भी बिल्कुल भी गलत साबित कर दिया है। ये हमारे स्कूल का टॉपर है और ये कई बार पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप मार चुका है। इस पॉइंट पर जो मेन कैरेक्टर की कज़न सिस्टर है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ करता था। हर कोई उसे एक फेलियर बुलाता था। उसके फैमिली में, उसके ब्लड लाइन में वो एक फेलियर स्टूडेंट था। हर किसी को ऐसा लगता था कि वो फ्यूचर में अपना कुछ भी नहीं कर सकता। उसके मॉम डैड भी यही सोचते थे उसके बारे में और उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। और तब उसकी कज़न सिस्टर को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दया आती है। पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। वो रात दिन हर टाइम बस पढ़ाई करने लग जाता है। वो अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाता है। वो नॉलेज को ऑब्टेन करने में लग जाता है। इस रीज़न की वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो चीज़ों को सीख लेता है और यहाँ पर वो स्कॉलर नंबर 1 बन जाता है। पर इससे जो मेन कैरेक्टर का फ्रेंड है और उसकी कज़न सिस्टर है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जेलस रहते थे। इस पॉइंट पर जो मेन कैरेक्टर है वो 4 डायमेंशनल को एक्सप्लेन करने लग जाता है। प्रिंसिपल अपनी जगह पर बैठ जाता है और जो स्कॉलर है वो इस टाइम पर अपने मेन कैरेक्टर की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से सुनने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है, तो 4 डायमेंशनल जो चीज़ हमें लगती है वो है नहीं। यहाँ पर हम 4 डायमेंशनल को नहीं देख सकते पर जो 4 डायमेंशनल बीइंग है वो हमें देख सकते हैं क्योंकि वो हमसे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उनके शेप का और साइज़ का हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि 4 डायमेंशन में कोई शेप है ही नहीं। सारी चीज़ें पार्टिकल्स के फॉर्म में है और यहाँ पर सारी चीज़ें एनर्जीज के हिसाब से चलती है। इस टाइमिंग पर स्कॉलर हमारे मेन कैरेक्टर की सारी बातें सुन रहा था पर उसे मेन कैरेक्टर की किसी भी बात में लॉजिक नहीं दिख रहा था। इस एक रीज़न की वजह से वो यहाँ पर समझ जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी अलग तरीके से सोचता है और ये काफ़ी ज़्यादा, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है या फिर ये काफ़ी बड़ा गधा है। वो इस चीज़ को सोचता है और उसे कहता है तुम जाकर एक जगह पर बैठ सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली फिर एक बार शांत हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। यहाँ पर जो स्कॉलर बैठा है
उसे ऐसा लगा कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, काफ़ी सारे सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकता है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, पर ये काफ़ी वियर्ड और फालतू की थियोरीज बना रहा है। इस पॉइंट पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी अपने थियोरीज के ऊपर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। फिर जब मेन कैरेक्टर अपने घर पे जाता है तब वो एकदम से देखने लग जाता है उसकी शिप को। यहाँ पर मेन कैरेक्टर ने अपनी शिप बनाने का ट्राई करा है। उसने एक काफ़ी अच्छे डिवाइस को क्रिएट किया, अपनी सारे फेलियर्स के बारे में उसने नोट किया और यहाँ पर उसने एक ऐसी शिप बना ली है जो वाकई में उसे स्पेस तक ऐसे ट्रैवल करने में हेल्प कर सकती है। और स्पेस में अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो सर्वाइव नहीं करने वाला, ये चीज़ वो कंफर्म कर लेता है। और इस शिप को एनर्जी देने के लिए उसने एक काफ़ी अलग टाइप के पार्टिकल का यूज़ किया है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जिस पार्टिकल को जब तुम अपनी कार में डालोगे, इसका सिर्फ 5 ग्राम अगर तुम अपनी कार में डाल लोगे तो फिर तुम्हारी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर तक बिना कुछ प्रॉब्लम हुए चल सकती है, वो भी इसके फ्यूल की मदद से। ये काफ़ी अच्छा फ्यूल सोल बन सकता है, पर ह्यूमंस इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। पर इस टाइम पर इसने काफ़ी सारे इस पार्टिकल को काफ़ी मुश्किल से ढूंढा है और उसे मुश्किल से 5 किलो पार्टिकल मिले हैं। इस पॉइंट पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शिप में बैठकर प्लैनेट अर्थ को छोड़ देता है। वैसे प्लैनेट अर्थ को छोड़ना इतना भी आसान नहीं था, इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लगा। साथ ही में जो प्लैनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसे सीधा छोड़ना एक काफ़ी बड़ा रिस्क था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ें करी नहीं थी। अगर वो प्लैनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ देता और एकदम से कुछ हो जाता तो फिर उसका पूरा जिम्मेदार वो खुद होता। पर इस पॉइंट पर उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये सब उसने कैलकुलेट किया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चीज़ों को और भी ज़्यादा देखने लग जाता है। वो अलग अलग गैलेक्सीज में जाता है, अलग अलग सोलर सिस्टम्स को देखता है और वो काफ़ी सारे गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय होते हुए भी अपनी आंखों से देखता है। इस पॉइंट पर हमारे मेन कैरेक्टर के लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसका खाना धीरे धीरे कर खत्म होते जा रहा था। असल में उसने काफ़ी ज़्यादा एक अलग टाइप के फूड सोर्स को अपना खाना बनाया था और उस चीज़ का नाम है एल्गी। एल्गी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और वो भी काफ़ी कम, मतलब कि 1 ग्राम एल्गी में इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं कि तुम्हें उतने न्यूट्रिशंस को अगर सेब से लेना है तुम्हें 1 किलो से भी ज़्यादा सेब खाने पड़ेंगे। तभी उसकी शिप का फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो अपने शिप को और भी ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करा सकता, ना ही वो अपने शिप की अप ट्रैवल या डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बट तभी वो देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक होल है और उसकी शिप उस ब्लैक होल के अंदर जाती जा रही है। इस पॉइंट पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अगर ये एक बार ब्लैक होल के अंदर फंस गया तो फिर ये बाहर नहीं निकल सकता, इसकी ब्लैक होल के अंदर ही जान चली जाएगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से निराश हो जाता है और यहाँ पर वो सोच जाता है कि वो अब इस पॉइंट पर मरने वाला है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो अपनी इस फेट को पूरी तरीके से मान जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, अपने पास्ट को याद करने लग जाता है। जब उसने प्लैनेट अर्थ को छोड़ा था उससे पहले उसने क्या क्या चीज़ें करी थी और यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू भी आ ही जाते हैं। और फिर जब वो ब्लैक होल की तरफ देखता है तब उसकी शिप धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर जाती जा रही थी। इस टाइम पर वो धीरे धीरे कर ब्लैक होल के अंदर जाते जा रहा था। वो जैसे ही ब्लैक होल के अंदर पूरी तरीके से चले जाता है तब वो 100% ब्लैंक हो जाता है। इस पॉइंट पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। फिर जब वो अपने होश पर आता है तब थोड़ी दूरी पर उसे एकदम से आग जलती हुई दिखती है। इस पॉइंट पर हमारा मेन कैरेक्टर उस आग की तरफ भागता है क्योंकि उसे बस लाइट का वही एक सोर्स दिख रहा था, वहाँ पर और कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है। जब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है तब वो कुछ दूरी से खड़े रहकर उस आग को देखते रहता है। फिर वो आग एकदम से कन्वर्ट हो जाती है एक 5th डायमेंशनल गॉड में। ये गॉड इस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और उससे कहता है, तो तुम फर्स्ट बीइंग बने हो जिसने मुझे अभी तक देखा है, मुझे ढूंढा है। वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इन बातों को ज़रा छोड़ दो। मैं हूँ एक ऐसा सुप्रीम गॉड जो सारी ही चीज़ों पर नज़र रखता है। यहाँ पर कण कण में मैं हूँ, मैं नहीं तो कुछ नहीं, सारी ही चीज़ों की जानकारी मैं रखता हूँ। मैं जानता था तुम यहाँ पर आओगे और तुम यहाँ पर कैसे आओगे इस चीज़ को भी मैं समझ पाया था। तुम जानते हो अब तुम कहाँ पर हो, ये असल में 4th डायमेंशन है। और एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफ़ी अलग काम है। अब तुम्हें मैं एक काम देने वाला हूँ, तुम्हें एक टाइमलाइन की देखभाल करनी है, उस टाइमलाइन को संभालना है और इस टाइमलाइन का अगर कोई और टाइमलाइन वेरिएंट बनता है तो फिर तुम्हें उस टाइमलाइन वेरिएंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। ये 1 एंड ओनली सिंगल पीस होनी चाहिए। और आज से मैं तुम्हें एक नया टाइटल देने वाला हूँ, सुप्रीम गॉड ऑफ टाइम पैराडॉक्स। अगर तुम्हें इस टाइमलाइन को बचाने के लिए बाकी टाइमलाइन को इरेज करना पड़ जाए
तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना है, तुम्हें उन सारी टाइमलाइंस को इरेज कर दो। पर इस टाइमलाइन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, रेक्स फाइटी को सपोर्ट करना या ना करना ये तुम्हारे ऊपर है। पर आज जिस बंदे की स्टोरी को मैंने कवर किया है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तुम्हारी और मेरी तरह। और इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर ने अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट करी और इस पॉइंट पर इसका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है नहीं। और अगर ये किसी और जगह पर इसे अपलोड करने जाता तो ज़्यादा लोग ये देखते नहीं। इसने इसलिए मुझे कहा इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए और खुद अपलोड करने के लिए। और इस पॉइंट पर मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया और अपलोड कर दिया है। और अगर गलती से भी तुम्हें इसकी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार नाइस स्टोरी कमेंट कर दो, कुछ ऐसे कमेंट करो जब इसका ट्रू क्रिएटर ये सब पढ़े तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, मेरे लिए नहीं बस उस बंदे की मेहनत के लिए जिसने इस स्टोरी को क्रिएट किया। और भाई ने सस्पेंस भी काफ़ी अच्छा रखा है, क्योंकि आखिर एक सुप्रीम गॉड को एक टाइमलाइन को ही प्रोटेक्ट क्यों करना है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो भाई इस चीज़ का आंसर मुझे भी चाहिए। तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना कि आखिर अगले स्टोरी की स्क्रिप्टिंग क्या होनी चाहिए।